नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। मोकामा और गोपालगंज के बाद अब मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी है। वहां पर इस सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के मारामारी शुरू हो गई है। इस सीट पर एक बार फिर से बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के साथ साथ तमाम पार्टी जो है उनकी तरफ से कई दावेदार हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर इन दावेदारों में सबसे ज्यादा असरदार कौन है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम लगातार आपसे लाइव जुड़ रहे हैं और आपको बिहार तक पर इस सीट को लेकर के पूरी सटीक विश्लेषण जो है वो दिखाते आ रहे हैं। और इस पर एक बार फिर से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता मणिभूषण, और हमारे साथ दो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विजय शंकर सर और राजीव सिंह भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे लाइव शो में। करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले चलेंगे अपने संवाददाता मणिभूषण शर्मा के पास। मणिभूषण जी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास उस सीट को लेकर के फिलहाल? जी, लगातार जो लोग प्रत्याशी टिकट के उम्मीद में लगाए थे वो पटना पहुंचे हुए हैं, दिल्ली पहुंचे, पार्टी मुख्यालय में गए हुए। यदि बात करें फिलहाल दो पार्टियों की, तो केदार गुप्ता जो 700 कुछ वोट से पिछली बार जिनकी हार हो गई थी वो है, अनिल सहनी भी अपने पत्नी को लेकर के दावा कर रहे हैं। मनोज कुशवाहा की भी काफी पकड़ है इस इलाके में और नीतीश कुमार के काफी करीबी बताए जाते हैं, तो उनकी भी चर्चा है कि महागठबंधन से वो भी प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जो टिकटार्थी नेता हैं वो उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बार उन्हें मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि ये टिकटार्थी ही अब भीतरघात कर देते हैं यदि उन्हें नहीं मिलता है तो ऐसे में पार्टी के पास भी बड़ी सोच समझ के प्रत्याशी को उतारना होगा, क्योंकि कई एक तरह के स्थानीय मुद्दे चर्चा में हैं और उन मुद्दों को जैसे ही टिकट नहीं मिलता है तो लोग हवा दे देते हैं। जैसे पिछले बार की यदि बात करें तो जेडीयू और बीजेपी अलायंस था बीच में और राजद प्रत्याशी निकल गए थे, क्योंकि उस बार तेजस्वी अकेले थे, इसके बाद भी निकल गए थे। तो उस समय भी जिनको टिकट नहीं मिला था, जैसे चर्चा थी कि मनोज कुशवाहा ने भीतरघात कर दिया, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुढ़नी चुनाव में भी भीतरघात होगा। और कई एक मुद्दे भी इस बार है कि जैसे स्थानीय, क्षेत्रीय और बाहरी का भी मुद्दा काफी लोगों से चर्चा का विषय बना हुआ है, तो केदार गुप्ता भी कुढ़नी के पास वाले इलाके से आते हैं, तो ऐसे में चर्चा भी चारों ओर है। तो और इनके पार्टी में भी कई एक नेता, युवा चेहरा भी है जो लगे हुए हैं, तो उसमें कई एक लोग जो है लगातार विरोध भी कर रहे थे, कई एक कार्यक्रमों कर दिए थे, तो ऐसे में भीतरघात की भी संभावना है। वो भी टिकट के दावा कर रहे हैं, जिसको लेकर के यदि टिकट नहीं मिला उन प्रत्याशियों को तो कहीं ना कहीं भीतरघात निश्चित होगा और भीतरघात करने वाले अपने ही पार्टी के उम्मीदवार को हराएंगे। तो कुढ़नी की यदि बात करें तो कुढ़नी में राजद यानी तेजस्वी यादव की शाख दांव पर लगेगी, क्योंकि राजद प्रत्याशी की ही सीट निलंबन के कारण यह सीट खाली हुआ। तो ऐसे में तेजस्वी के बाद डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी का यह मतलब बड़ा दाव है, क्योंकि जो गोपालगंज में यदि देखिए तो गोपालगंज में एवं वाइस समीकरण में सेंधमारी हुई और वही हार का एक बड़ा कारण, हार का कई एक कारण, जिससे बड़ा कारण यह भी है कि एम वाइस समीकरण में सेंधमारी हुई और ओवैसी के प्रत्याशी को भी अच्छा खासा वोट मिल गया, जिससे काफी कम वोट से राजद प्रत्याशी हार गए। तो तेजस्वी के लिए भी बड़ा दाव है कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र जितना, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के प्रत्याशी विधायक की निलंबन के बाद यह चुनाव हो रहा है। वही एनडीए की कहे तो एनडीए का भी शाख दाव पर है। बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी के सांसद अजय निषाद यहाँ से आते हैं और अजय निषाद को लेकर के मुकेश सहनी बराबर उन्हें टारगेट करते हैं, और यदि मुकेश सहनी भी प्रत्याशी उतार देते हैं तो अजय निषाद के लिए भी शाख बचाने वाली बात होगी। निषाद वोट भी यदि मुकेश सहनी काट लेते हैं तो एनडीए का घाटा हो सकता है। तो कई एक तरह की चर्चाएं हैं और इस बीच तमाम प्रत्याशी भी लगे हुए हैं, दूसरे दल के भी नेता लगे हुए हैं, कुछ स्थानीय भी लगे हुए हैं, तो ऐसे में कई एक प्रत्याशी लगे हुए हैं। अभी जब तक, हालांकि कल से ही नामांकन प्रक्रिया की भी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने घोषित रूप से घोषणा नहीं की कि फलाने पार्टी से, राजद से, महागठबंधन से, बीजेपी से कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं है। मुकेश सहनी होंगे, जबकि कल से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 10 तारीख से। तो ऐसे में अभी तक नाम की घोषणा नहीं करना कहीं ना कहीं पार्टी को भी सोचने पर विवश किए हुए है। किसी तरीके से सभी पार्टियां चाहती है कि कुढ़नी सीट जीते और बिहार चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। हमारे उनसे सवाल लेना चाहूंगी सर। सवाल ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी अपनी दावेदारी ठोकेंगे, भाजपा कहीं से भी पीछे नहीं हटेगी, आरजेडी तो है ही वहां से और जेडीयू भी, तो यहाँ पर उसके साथ साथ निषाद समुदाय का वोट बैंक वहां पर ज्यादा है। तो देखिए कि वहां से मुकेश सहनी ने भी अपने आप को दावेदार वहां से घोषित कर ही दिया है, तो किसका पलड़ा भारी है, कौन किस पर कितना भारी नजर आ रहा है इस सीट से?
देखिए, इस बार जो कुडनी विधानसभा है उसमें स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा हवा दिया जा रहा है। उसमें जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा। जहां तक बीजेपी है, जेडीयू है, मुझे लगता है कि जो पिछला विधानसभा हुआ था तो उसमें दोनों सीट जेडीयू के पास गई थी। एक बड़ा दिल दिखाते, सॉरी, आरजेडी वहां चुनाव लड़ा था। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो है मुकाबला काफी रोमांचक हो गया है कल, क्योंकि ओबीसी की पार्टी ने भी कहा है कि वो भी प्रत्याशी उतारेंगे। मुकेश सहनी ने भी अपना वो कहा है। तो मुझे लगता है कि जो अलग, अभी तो प्रत्याशी के दौर है, हर पार्टी में हर लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर पार्टी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से दो लोग दावेदार हैं वहां पे, केदार प्रसाद गुप्ता, और अभी जो वहां के जो स्थानीय एक युवा नेता है शशि रंजन, उसने भी काफी स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठाया है। और मुझे लगता है कि इसी वर्ष जो मुजफ्फरपुर में ही जो बोचाहा विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पे करारी हार हुई थी भाजपा की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शशि रंजन जो है वो भूमियार जाति से आते हैं। और बोचाहा में जो करारी हार जो हुई थी विधानसभा चुनाव में, तो वहां पे भूमियार जो एक वर्ग है वो काफी वो नाराज था भाजपा से, इसलिए काफी बड़ी अंतर से उनकी हुई थी। तो मुझे लगता है कि, और गोपालगंज में जो है, देखिए, भले वहां पे भाजपा की विजय हुई है, लेकिन आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं, आरजेडी ने जो वैश्य जाति से जो उतारा था, केदार प्रसाद गुप्ता जो है वैश्य जाति से हैं। तो कहीं ना कहीं गोपालगंज में जो जो वहां पे 30-35 हजार 40 हजार सीटों से जो चुनाव जीता जा रहा था, इस बार जो चुनाव का मार्जिन काफी कम है। इस कारण जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो स्थानीय जो है, जो भूमियार वहां जो है, भूमियार हैं, कोयरी हैं, निषाद हैं, यादव हैं, ये काफी प्रभावशाली हैं। और मुसलमान वोट और जो वैश्य वोट है वो भी अच्छे खासे सामने है। तो मुझे लगता है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। अब ये देखना है कि जो वीआईपी के जो मुकेश सहनी ने जिन्होंने घोषणा की है चुनाव लड़ने का, अब ये देखना पड़ेगा कि वो गठबंधन का ये प्रयास रहेगा कि वो उनको सपोर्ट करें, नामांकन वापसी लें। तो आगे जो है काफी रोमांचक बन रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवैसी और सहनी ने अपने दावेदारी वहां पे करके बड़ा रोमांचक मुकाबला कर दिया। और इस बार स्थानीय और बाहरी का जो हवा दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हर पार्टी टिकट देने से पहले से विचार करेगी। अब विजय शंकर सर, आपकी क्या राय है इस बात पर? नहीं, बिल्कुल इनका कहना सही है, क्योंकि यहाँ भी जो है वो मल्लाहों का वोट यहाँ बहुत निर्णायक स्थिति में रहता है पूर्णी विधानसभा क्षेत्र में। तो मल्लाह के कैंडिडेट अगर खड़ा हो जाते हैं, मुकेश सहनी अगर कैंडिडेट खड़ा करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में फिर भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा और साथ ही साथ राजद के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुर्डी विधानसभा क्षेत्र में मल्लाहों का काफी अधिक वोट है। और यही कारण है कि पिछले बार चुनाव जो जीते थे अनिल सहनी राजद के लिए, तो उसमें उनका मार्जिन भले ही कम था, लेकिन वो मल्लाहों के वोट से जीत गए। तो अगर मुकेश सहनी कैंडिडेट देते हैं तो निश्चित रूप से मल्लाहों का एक वोट कटेगा और फिर उसके बाद त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन अगर भाजपा को देखा जाए, भाजपा अगर जिस तरह से अंतिम समय में पिछले 2 विधानसभा उपचुनावों में जो लोजपा के के साथ जो समझौता किया और प्रचार में उतारा, तो उससे लगता है कि कहीं भविष्य में ऐसा हो कि मल्लाहों के सीट के लिए कहीं मुकेश सहनी के साथ भी अंतिम समय में समझौता भाजपा कर ले और फिर सीट निकाल ले। तो अभी ये रणनीति बिल्कुल भीतर में है, क्योंकि अभी कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है। सब दल अपने अपने कैंडिडेट के लिए लगे हुए हैं और कैसे सीट जीती जाए इसकी भी तैयारियां चल रही है। इसीलिए जब तक कैंडिडेट घोषित नहीं होता, चुनाव के बारे में कुछ कहना थोड़ा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल। विजय शंकर जी के बारे में तो लगातार ये चर्चा भी हो रही थी कि महागठबंधन में हो सकता है तो इस बार पेच फंस सकता है। जैसा कि राजीव सर ने भी कहा कि 2 सीट पर जो उपचुनाव हुए गोपालगंज और मोकामा में, वहां पर साफ तौर पर यह देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जेडीयू ने आरजेडी के लिए एक बड़ा दिल दिखाया, दोनों ही जगह अपने प्रत्याशी नहीं उतार के। तो अब कुड़नी विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या यही देखने को मिल सकता है? यहाँ पर पेच फंसता हुआ तो नजर आ रहा है ना कि इस बार भी ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है उसको मौका ना मिले और इस बार यहाँ से भी कोई राजद का उम्मीदवार खड़ा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वहां जो गोपालगंज के रिजल्ट की अगर बात करें तो गोपालगंज में तो महागठबंधन के उम्मीदवार बिल्कुल अपने आप को सोच रहे थे कि जीत जाएंगे, पार्टियां भी कह रही थी जीत जाएंगे, लेकिन वहां जो एमवाई समीकरण में जबरदस्त सेंधमारी हुई और जबरदस्त सेंधमारी के चलते भाजपा वो सीट निकाल ले गई। अदरवाइज भाजपा के लिए सीट निकालना बहुत ही मुश्किल था।
और जिस तरह से 16,000 वोट है मगर ओवैसी की पार्टी की है आई, अगर उसको अगर जोड़ लेते तो निश्चित रूप से महागठबंधन के कैंडिडेट जीत जाते। जो महागठबंधन का वोट था मुसलमानों का, वो महागठबंधन का जो वोट था, महागठबंधन का जो वोट था, वो ओवैसी की पार्टी के ले गए उम्मीदवार। तो इसलिए भाजपा को निकलने में सहूलियत हो गई। इसी तरह की परिस्थितियां कुछ कुर्नी में भी बन सकती है, अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी टिकट घोषित नहीं हुआ है, उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ, तो सब लोग जातीय समीकरण जुटाने में अपने आप को जोड़ तोड़ करने में लगे हैं। कुर्नी में और जैसे कुशवाहा जाति का भी काफी अधिक वोट है, तो कुशवाहा के वोट भी निर्णायक हो सकते हैं। तो कुशवाहा के वोटों पे अगर देखा जाए तो एक बहुत पहले से देखा जाए तो राजद के जो सुप्रीमो रहे लालू प्रसाद यादव जी, इनका काफी दबदबा रहा है और काफी कुछ हासिल करते रहे, लेकिन नीतीश जी के अलग हो जाने के बाद से ये कुशवाहा के वोटों पर कुछ जदयू का भी कब्जा है। तो भाजपा को कितना वोट मिल पाएगा, कुशवाहा का वोट, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ हमारे संवाददाता मणिभूषण जो है मणिभूषण शर्मा जी आपके साथ कुछ लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो बातचीत करके वहाँ के माहौल के बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, कुछ युवाओं की टीम हमारे साथ है, जैसे उन्हें कुछ चुनावी समाचार वाले आए तो वो लोग आ गए, तो ऐसे में उनसे जानेंगे कि कहाँ आखिर मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर वोटिंग होगा, तो चुनाव होने जा रहा हूँ। जी युवा कोई कैंडिडेट है पुरानी से, बाहर के लोग आएंगे वो तो हम खरीदते रहते हैं, काम करेंगे यहाँ से, जो भी हो पुराने का युवा हो और ऐसा युवा हो कि काम करे विकास का। मान लीजिए बाहर का कैंडिडेट आ जाते हैं, यहाँ के युवाओं को नहीं मिलता, तो किसे वोटिंग करें? बाहर के कैंडिडेट आते हैं तो फिर उनके पास उनको काम के लिए जाना जाते हैं, तो फिर नंबर लगाना पड़ता है। करें किस पार्टी को, विपक्षी को दे देंगे? जी लास्ट में कोई उपाय नहीं होगा तो फिर विपक्षी को दिया जाएगा, कोई विकल्प नहीं होगा तो विपक्षी को दिया जाएगा। किन मुद्दों पर वोटिंग होगी क्या, क्योंकि चुनाव है 5 दिसंबर को, तो ऐसे वोटिंग का क्या मुद्दा होगा? जी अपना युवा के मुद्दा पर जो वोटिंग होगा वो में अपना स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पर। जी अच्छा, और क्या होना चाहिए? बस यही होना चाहिए कि मेरा जो युवा है, हम लोग युवा के साथ है और स्थानीय युवा होना चाहिए, बाहरी नहीं चले। हम लोग 37 साल से देख लिए है, पिछला भी बाहरी आते हैं चल जाते हैं, तो उसके बाद जो है जाना पड़ता है उनके लिए, जो 10 किलोमीटर लगना पड़ता है। उनके क्षेत्र में काम होता है कि नहीं होता? क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं दिख रहा है। अच्छा, कोई काम नहीं है, छोटा सा भी काम हो तो जाना पड़ता है हम लोगों को 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। हम लोगों को अपनी कुढ़नी का बेटा कोई चाहिए, कोई भी दल का हो, किसी भी दल से कुढ़नी का होगा उसी को वोट करें। बिल्कुल। इधर आइए। हाँ, क्या कैसा विधायक चाहिए, कैसा विधायक चाहिए, किसको वोट विधायक तो हमको होना चाहिए कुढ़नी क्षेत्र को होना चाहिए, जो कि काम करने वाला। अच्छा, और बारी होते पिछले विधायक को लेकर के क्या ख्याल है लोगों के मन में? अच्छा, पिछले विधायक जो अनिल सैनी थे, जिनकी चर्चा चलेगी, तो क्या कहेंगे, वो कैसे विधायक थे, काम करते थे? क्या कहाँ काम किया, हम लोग का रोड वैसी बना हुआ है, क्षेत्र भ्रमण करके नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, इधर है, 3 नाम की जो चर्चा है अभी तक, हालांकि किसी की आधिकारिक घोषणा नहीं है, केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा, अनिल सैनी की पत्नी शेखर सैनी, तो ऐसे में किनके रीजन में काम हुआ? ये 3 आदमी तो रह चुके हैं विधायक। जी तो मनोज कुशवाहा के दिमाग में देखिए तो नहीं, लेकिन यहाँ स्थानीय का बात आ रही है, वो भी स्थानीय नहीं है, वो भी स्थानीय नहीं है, वो भी ममर में है। अगर लोकल प्रत्याशी की बात करें तो यहाँ पर शेखर सैनी और भाजपा का सचिव भी है, उनको स्थानीय मिलना चाहिए। अगर रिपीट होती है, प्रत्याशी रिपीट होती है, तो हम लोग पार्ट 2 कर देंगे। आइए आगे, क्या करेंगे, कैसा विधायक चाहिए? जो भी हो कुढ़नी का हो, लोकल हो, किसी भी पार्टी का हो, कुढ़नी का। अच्छा, पार्टी जो हो, पार्टी जो भी हो, बाहरी आते हैं उनको अभी ये भी पता नहीं है कि मेरा कुढ़नी प्रखंड कहाँ तक है, उनका अपना क्षेत्र काम करते हैं कि नहीं? पिछले जो विधायक से काम किए थे, जिनको अपना पूरा क्षेत्र पता नहीं है, वो काम क्या करेंगे? पूरा कुढ़नी का प्रखंड में उनको लास्ट कहाँ तक उनका अपना क्षेत्र है वो भी पता नहीं है, तो काम क्या करेंगे? इसलिए जो भी हो कुढ़नी का हो, क्या बोले, कोई काम नहीं हुआ। इस बार तो सोच समझ के चुनना है। जी बिल्कुल, इसलिए तो बोले हम लोग का मुद्दा है, स्थानीय होना चाहिए, कुढ़नी का बेटा हो।
कुढ़नी का होना जी, आओ में युवा होना चाहिए जिस पार्टी से। हर्षिता, एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले की ये दूसरा उपचुनाव है, तो ऐसे में बोचहा उपचुनाव था और इस चुनाव के जीत हार से सरकार पर सीधा असर नहीं पड़ता है। तो इसको लेकर के जो परंपरागत वोट रहते हैं, जिसे स्वर्ण बहुल इलाके में इस वक्त हम हैं, और ये वोटर कहे जाते हैं कि भाजपा के यानी बीजेपी के साथ है, लेकिन बोचहा चुनाव में हमने देखा था कि खुल करके स्वर्णों का विरोध सामने आया था। तो इस बार भी ऐसा माहौल दिख रहा है कि जो बारी या दूसरे किसी को मिल जाएगा तो स्वर्ण की नाराजगी धीरे धीरे शुरू हो गई। वो माहौल बोचहा वाली हमें देखने को मिल रही है। ऐसे में क्षेत्रीय और बाहरी तो परंपरागत वोट भी उपचुनाव में यदि सरकार पर असर नहीं पड़े तो शिफ्ट करता है, इधर से उधर भी होता है। और जैसे ओवैसी की पार्टी की यदि प्रत्याशी नहीं भी जीतते हैं तो उपस्थिति कराने के लिए कल हम मुस्लिम बहुल इलाके में गए थे, तो वहां लोग कह रहे थे कि ओवैसी आते हैं तो स्वागत है, भले ही ओवैसी के प्रत्याशी जीते या नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो परंपरागत वोट हैं वो भी इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि क्या उनका क्या कहेंगे, कैसा विधायक चाहिए। बस कुरहनी का चाहिए और युवा चाहिए। कुरहनी का ही चाहिए? हाँ, कुरहनी का ही चाहिए। अभी तक कुरहनी का नहीं था? नहीं था, लोकल चाहिए। अच्छा, अनिल सैनी जो राजद से काम करते थे कि नहीं? अब कहाँ कुछ काम किए हैं। केदार गुप्ता भाजपा वाले, केदार गुप्ता भी उतना कुछ काम नहीं किए। मनोज कुशवाहा भी तो। मणिभूषण शर्मा जी, मैं चाहूंगी कि आप इन लोगों से बातचीत करते रहे। कुछ सवाल जवाब है, पहले वो भी क्लियर कर लेते हैं। राजीव जी के पास आना चाहूंगी। राजीव सर, यहाँ इस सीट की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा चुनौती देखी जा सकती है, क्योंकि उपचुनाव में भाजपा के लिए यहाँ चुनौती जो है वो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव से पार्टी के जो मुख्य वोटर रहे हैं भूमियार एक वर्ग जो है उसमें नाराजगी देखी गई। सांगठनिक उपेक्षा के अलावा अगर हम बात करें तो पिछले दिनों कृष्ण सिंह की जो जयंती के नाम पर किए गए जेडीयू के कार्यक्रम थे, इस जाति से जुड़े कई संगठन के नेताओं की मौजूदगी में भाजपा की चिंता बढ़ा दी थी। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल। देखिए, वहां पे जो है भूमिहार जाति जो है प्रभावशाली है, और अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि श्री कृष्ण जी की जयंती जो हुई थी, जो उसमें जो भूमिहार के जो कई जो प्रभावशाली लोग थे, नेता थे, उन्होंने वो जेडीयू में गए, मतलब जेडीयू के उसमें संगठन में गए थे। वहां पे उन्होंने, तो ये बीजेपी जो कोर वोटर बीजेपी के माने जाते हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय। और देखिए अभी जो है, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए पिछले बार भी जो हार हुई थी भाजपा की, बहुत कम वोटों से हार हुई थी, 600-700 वोटों से हार हुई थी। लेकिन इस बार अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रत्याशी कौन कौन होता है। देखिए, जैसे मैंने भाजपा से कहा कि केदार प्रसाद गुप्ता जी आगे चल रहे हैं, लेकिन वहां जो जैसे मैं सुन रहा था, मणिभूषण जी लोकल लोगों से बात कर रहे थे, तो आप देखिए वो बार बार वो लोग कह रहे हैं कि स्थानीय, इस बार लोकल कुढ़नी का बेटा चाहिए, कुढ़नी का बेटा चाहिए। अभी एक तरह से ये ब्रांडिंग ये प्रमोट किया गया है कि इस बार जो इसके पीछे ये भी टिकट की मारामारी और जोड़ तोड़ भी हो सकता है, लेकिन इस बार जो मैं कुढ़नी का बेटा जो लोकल है उस पे जो है ज्यादा जोर दिया रहा, तो उसको मुझे लग रहा है कि जो सभी पार्टियां जो है टिकट देने से पहले से विचार जरूर करेगी। और जहां तक देखिए, जैसे ये भी है कि जो आरजेडी के जो वर्तमान जो विधायक जिनकी सदस्यता गई है, वो भी प्रयास कर रहे हैं कि उनकी वाइफ को पत्नी के लिए वो टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे जो मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है, मुझे नहीं लगता है कि उनके वाइफ को टिकट दिया जाए, क्योंकि देखिए उनकी विधायिका क्यों गई है, इसलिए गई है कि उनपे करप्शन के चार्जेस लगे हैं। तो लोकल लोग जो है उनमें सहानुभूति तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि जो उनकी जो पत्नी का जो प्रयास कर रहे हैं आरजेडी की तरफ से, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है, ये जो मुख्य जो लड़ाई होगी, अगर जो जदयू की तरफ से जो मनोज कुशवाहा जी हैं, जिनके नीतीश कुमार जी से भी अच्छे संबंध हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो टिकट में महागठबंधन की तरफ से उनको टिकट दिया जाएगा, वो रेस में आगे हैं। लेकिन फिर भी देखिए मैं एक और इसमें कहना चाहूंगा कि देखिए ओबीसी का जो बार बार मैं सुन भी रहा था, कल से मैं सुन रहा हूँ कि वहाँ के जो स्थानीय मुसलमान जो हैं वो काफी वहाँ अच्छी खासी तादाद में है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनको जितने हारने से मतलब नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ओबीसी आएंगे, ओबीसी यहाँ पे आएंगे तो उनको स्वागत है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो है, जो विपक्षी दल जो आरोप लगाता है कि ओबीसी भाजपा की बी टीम है, बी टीम है कि नहीं है, वो तो अंदर की बात है, मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता। कहीं ना कहीं इससे ये होता है कि ओबीसी के आने से जो नुकसान है महागठबंधन को होता है और भाजपा को फायदा होता है। आप देखिए पिछले विधानसभा में ही अगर ओबीसी ने नुकसान नहीं किया होता तो आरजेडी की सरकार बन गई होती। तो ये है, तो ये जो ओबीसी जो फैक्टर है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा प्रत्याशी कौन है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार स्थानीय जो मुद्दा है वो हावी रहेगा, और हमें देखते हैं कि इस बार जो प्रत्याशी जो है कौन किस पार्टी से कौन से प्रत्याशी घोषित होते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए वीआईपी पार्टी के जो सानी जो घोषणा की है कि वहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार उतारेंगे,
तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं महागठबंधन और भाजपा दोनों का प्रयास रहेगा कि उनको चाहे तो उनसे कुछ डील हो, कुछ बातें हो, या उनके उम्मीदवार को बैठाया जाए तो समर्थन किया जाए, या ये भी हो सकता है कि महागठबंधन बड़ा दिल दिखाते हुए मुकेश सहनी को टिकट दे। तो ये इंतजार करना पड़ेगा हमें कि किसको किसको टिकट मिलता है, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी जी बिल्कुल, जो बातें आपने कही भी है सर, क्योंकि गोपालगंज सीट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ भी एमवाई वोट जिसकी दावेदारी जो है वो आरजेडी पेश करती है कि उसके एमवाई वोट उनका है, लेकिन यहाँ पर जब एंट्री हुई एआईएमआईएम की और उनके साथ साथ जो इंदिरा देवी की जो एंट्री हुई, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो दोनों वोट थे एमवाई वोट, वो राजद का कटा और सीधा असर यहाँ पर गोपालगंज में देखने को मिला। अब हम चिराग फैक्टर की अगर बात करें तो ये सवाल मैं लेना चाहूंगी विजय शंकर सर से कि चिराग फैक्टर की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने सीधे सीधे ये ऐलान कर दिया है कि उनका जो समर्थन है वो पूरी तरीके से बीजेपी को जा रहा है। मोकामा में भी चिराग पासवान उतरे थे बीजेपी को समर्थन देने के लिए, लेकिन कुछ खास असर वहां पर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अगर कुड़नी सीट की हम बात करें तो यहां भी पासवान जो है उतरे समर्थन देने के लिए, तो यहां पर कितना असर करेगा ये? चिराग पासवान का जो वोट है वो निश्चित रूप से वो निर्णायक स्थिति में कुर्नी में नहीं है। कुर्नी में जो मल्लाहों के वोट निर्णायक स्थिति में है, कुशवाहा के वोट जो है वो निर्णायक स्थिति में है, और बैकवर्ड सीट तो ये कही जाती है और इसमें बैकवर्ड वोट डोमिनेट जरूर करता है, लेकिन जो चिराग के जो फैक्टर है वो कितना असरदार होंगे ये कहना मुश्किल है। फिर भी अगर देखा जाए तो चिराग को साथ लेकर निश्चित रूप से भाजपा लड़ेगी, क्योंकि एक सबसे बड़ा फैक्टर भाजपा के लिए ये होगा कि जो पिछला जो बोचहा का जो चुनाव था, बोचहा के चुनाव में भाजपा को हार इसलिए मिली क्योंकि वहां भूमियारों ने वोट नहीं दिया। भूमियार लोग वहां पर वोट देने गए ही नहीं, टर्न अप नहीं हो पाए, और भूमियार लोगों की जो नाराजगी थी भाजपा के साथ वो जाहिर हुई, जिसके वजह से भाजपा सीट लूज कर गई। अगर यहाँ भी यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से कुर्नी में भी भाजपा के लिए खतरनाक हो जाएगा और भाजपा को सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। चिराग फैक्टर भी उसमें काम नहीं करेगा, इसलिए भाजपा निश्चित रूप से इस बार असेसमेंट करेगी। बोचहा के चुनाव के परिणाम को वो जरूर इसमें मद्देनजर रखते हुए कोई ना कोई फैसला लेगी, तभी कोई भाजपा को सफलता हासिल मिल पाएगी। ये मेरे समझ से ये ऐसा है जो कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में। जी मणिभूषण जी, मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर लड़ने का जो ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि वीआईपी केवल इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए आई है, और भाजपा को लेकर के उनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पर दिखाई भी देती है। तो भाजपा से जो नाराजगी है वो मुकेश सहनी की कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिल्कुल भी दूर नहीं हो रही है। तो क्या लगता है अगर मुकेश सहनी की एंट्री बीजेपी का कितना खेल जो है वो बिगाड़ पाएगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, इसी पर हम आ रहे हैं कि जिस तरीके से बीते चुनाव में मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे, नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, इसके बाद भी कुर्नी सीट की यदि बात करें तो राजद प्रत्याशी की जीत हो गई थी, वह काफी कम वोट के अंतरों से, लेकिन राजद प्रत्याशी जीत चुका था। और इस बार मुकेश सहनी अलग है, जेडीयू अलग है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सोचने वाली बात है कि तैयारी जबरदस्त करनी होगी, क्योंकि दो पार्टनर, दो अलायंस इस बार अलग है और वह वोट की पकड़ रखते हैं। उनके समाज के, उनके पार्टी के कैडर के वोटर है कुर्नी में, जो निर्णायक भूमिका में होते हैं, तो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। वहीं महागठबंधन की यदि बात करें तो गोपालगंज चुनाव के उपचुनाव के बाद ओवैसी के पार्टी का भी उत्साह बढ़ चुका है, क्योंकि जिन नेताओं से, जिन मुस्लिम बहुल इलाकों में गए हुए थे, वहां के जो रिपोर्ट मिल रहे थे उस अनुसार वो लोग उत्साहित है। वो लोग बोले जीते या हारे उससे नहीं है, वो अच्छे हैं, काम करते हैं मुस्लिमों के लिए, तो वोट मिलेगा। तो दोनों के लिए चिंता का विषय है इस बार, क्योंकि जैसे ही कुर्नी चुनाव में वीआईपी और एआईएमआईएम की एंट्री हो चुकी है तो दोनों की चिंता बढ़ा दी है कि किसके खाते में कितना। वही बीजेपी की यदि बात करें तो मुकेश सहनी वोट को कितना, अजय निषाद जो यहाँ का स्थानीय सांसद है और उनके लोकसभा क्षेत्र में, यह विधानसभा क्षेत्र है कुर्नी, तो कितना शिफ्ट कर पाते हैं, कितना वोट को अपने साथ रख पाते हैं, इसी पर जीत हार बीजेपी की तय करेगी। वहीं तेजस्वी के लिए भी यह अग्नि परीक्षा है कि गोपालगंज में सीट गंवाने के बाद उस एमवाई समीकरण जो बिखरता नजर आ रहा है उसे एकजुट करने में सफल हो पाते हैं कि नहीं। क्योंकि मुस्लिम वोट की भी बात करें तो कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में निर्णायक भूमिका में मुस्लिम वोट है, यदि उसमें बिखराव हो गया, 10% 20% भी बिखराव हो गया तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। तो दोनों के लिए यह अग्नि परीक्षा है और शक्ति परीक्षण असल में है, क्योंकि सही में जो दो उपचुनाव हुए हैं गोपालगंज और मोकामा, वहां एक एक सीट और पहले से जो था उसी के
उन्हीं के पर जीत हुई है। तो ऐसे में कुंडली विधानसभा ही वो फाइनल करेगा कि आखिर बिहार की जनता किसके साथ है। इसलिए शुरुआती दौर से ही अब 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है और अभी तक किसी प्रत्याशी की घोषणा आधिकारिक नहीं हुई कि हमारे पार्टी के पुराने प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कितना पशोपेश में पार्टियां हैं। वही प्रत्याशियों की बात करें तो तमाम प्रत्याशी अपने अपने समाज के वोट के हैं और उस आधार पर टिकट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सभी प्रत्याशी अपनी दावा कर रहे हैं और पार्टियों की परेशानी बढ़ा दी है। वही मुकेश सहनी की यदि बात करें तो मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर को टारगेट रखते हैं। जब से वह राजनीति में आए मुजफ्फरपुर का टारगेट में शुरुआत की थी तो उस समय भी वो मुजफ्फरपुर आए थे, चुनाव प्रचार किए थे। हालांकि उस समय कैप्टन निषाद भी जिम्मेदार थे। मणिभूषण जी आपकी आवाज हमें मिल नहीं पा रही है फिलहाल। मणिभूषण जी की आवाज संपर्क हमसे टूट गया है, तो हम अपने सीनियर जर्नलिस्ट के पास चलना चाहेंगे। सवाल यह है कि अगर इस सीट से कुंडली विधानसभा सीट जहां उपचुनाव होने वाले हैं, इस सीट से अगर बीजेपी जीतती है या फिर आरजेडी जीतती है, तो अभी के जो समीकरण फिलहाल देखने को मिल रहे हैं और इसके बाद अगर इन दोनों में से किसी एक पार्टी की अगर जीत होती है तब वहां सीट पर समीकरण क्या होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि राजीव सर आप दे दें। देखिए, कुंडली विधानसभा में जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ भाजपा के लिए चुनौती है। चुनौती देखिए महागठबंधन के लिए भी है और चुनौती भाजपा के लिए भी। अब ये देखना पड़ेगा कि जो वीआईपी और ओबीसी की पार्टी जो वहां पे आई है चुनाव लड़ने के लिए, वो कितना असर और कितना वोट काटती है। तो भाजपा को ये प्रयास करना पड़ेगा कि कहीं भूमियार वोट जो है, जो उनको वोट करती है, वो कहीं वहां नाराज ना हो जाए। जैसा कि वहां देखना बचाव चुनाव में देखा गया कि भूमियार काफी वहां नाराज हो गए थे, तो काफी बड़े अंतर से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। तो भाजपा जो है वो, भाजपा के कुछ नेताओं से मेरी बात हो रही थी, वहां पे कुछ स्थानीय लोगों से बात हो रही थी, वो तो भाजपा से बात का प्रयास कर रही कि उनका जो भूमियार जो वोट है उसमें विकराह ना हो। वो वहां पे लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, नाराजगी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वही जो आरजेडी का जो वोट बैंक माना जाता है महागठबंधन का एमवाई जो है, गोपालगंज में इसलिए हार हुई की जो एमवाई समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं काफी सेंध मारी गई। ओबीसी की पार्टी ने जो है वहां पे 16,000 वोट लेके अगर वो नहीं असर दिखाए वहां पे, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो महागठबंधन है या नीतीश कुमार जो इनको ही प्रत्याशी घोषणा है, अभी देखना पड़ेगा कि कौन वहां पे प्रत्याशी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये प्रयास करना पड़ेगा कि इनका जो पूर्ण वोट बैंक है उसमें बिखराव ना हो, क्योंकि अगर बिखराव होता है तो कहीं ना कहीं देखिए नुकसान दोनों को है। अगर आपका जो मुसलमान जो वहाँ प्रभावशाली है वो वहाँ पे इफेक्ट डालते हैं, अगर ओबीसी की पार्टी ने अगर मान लीजिए 10% 20% वहां पे वोट काट लिया, तो निश्चित तौर पे नुकसान महागठबंधन को भी होगा। तो अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा कि परेशानी भाजपा को है, परेशानी वहां पे भाजपा को भी है और परेशानी वहां पे महागठबंधन को भी है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये सब इस पे डिपेंड करती है प्रत्याशी की घोषणा को ही है। अभी देखिए कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू है, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। उपाय फॉर्म में है, वो लोग प्रयास कर रहे हैं और वो प्रत्याशी घोषणा के बाद स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। जी विजय शंकर सर आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर कैंडिडेट जब घोषित होते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है और पार्टियों की जीत हार भी उस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि कैंडिडेट जो होते हैं कहीं ना कहीं से, अभी जो मैं देख रहा था कि स्थानीय जो लोग थे वो कह रहे थे कि कुर्नी का लाल चाहिए। तो कुर्नी का लाल चाहिए तो निश्चित रूप से अब पार्टियों को भी सोचना होगा कि हम कोई स्थानीय कैंडिडेट दें जिससे कि वो जीत जाए, पहला। दूसरा कि ये जातीय समीकरण है, अगर भाजपा अगर चाहती है कि भूमियारों के कैंडिडेट को देते हैं, भूमियार का कोई कैंडिडेट देते हैं, तो निश्चित रूप से भूमियार के वोट की जो नाराजगी है जो बोचहा में देखने को मिली, वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। तीसरी बात यह है कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें अजय साहनी जो जीते थे वो निश्चित रूप से वो बहुत कम मार्जिन से जीते थे। 700 वोट कोई वोट नहीं होता, वो भी रिकाउंटिंग कराई गई थी तब उनकी सफलता हुई थी, तब वो जीते थे। तो भाजपा वहां अच्छी स्थिति में थी और भाजपा को वोट कम नहीं मिले थे। तो इस परिस्थिति में देखा जाए तो भाजपा के लिए बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम जीत नहीं पाएगी, अगर अकेले भी चुनाव लड़ती है तो जीत नहीं पाएगी। दूसरा, अभी जो लोजपा के साथ में हो साथ ले लिया है भाजपा ने, जो चिराग आ गए हैं साथ में, तो एक उसका एक फैक्टर भी काम करेगा ही। जो बैकवर्ड के जाति पर निश्चित रूप से शुरू से रामविलास पासवान लड़ते रहे, शुरू से बैकवर्ड जाति को लेकर लड़ते रहे,
और रामविलास पासवान खुद हाजीपुर से लड़ते रहे। तो ये उत्तर बिहार का ही ये क्षेत्र है, तो वैसी परिस्थिति में जो चिराग का जो फैक्टर है वो भी काम करेगा। तो भाजपा कैंडिडेट कैसा देती है, किन किन मुद्दों को सोच के कैंडिडेट का तय करती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और अगर ये ओवैसी की पार्टी कैंडिडेट देती है और अगर साहनी भी कैंडिडेट देते हैं तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा कि महागठबंधन के उम्मीदवार के वोट कट जाएंगे और फिर महागठबंधन हार जाएगी और भाजपा का सीट निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब कैंडिडेट कैसा रहता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी मणिभूषण जी, फिलहाल अब आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है। आपकी बातें बीच में अधूरी रह गई थी, पूरी कर लीजिए। जी, तो वही हम कह रहे थे कि जिस तरीके से मुकेश सहनी कुढ़नी को लेके एंट्री कर चुके हैं और मुजफ्फरपुर को टारगेट बेस बनाते हैं, चुनाव न भी रहता है तो मुजफ्फरपुर कैंपेनिंग करते हैं, खास करके सहनी बहुल इलाकों में। तो ऐसे में अब अजय निषाद की उपस्थिति सहनी वोट को रोक पाना उसी पर डिपेंड करेगा। बीजेपी वही जो स्वर्णों की नाराजगी बोचहा में थी, धीरे धीरे वो कुढ़नी में भी दिखने लगी है। स्वर्ण बहुल इलाकों में लोग कह रहे हैं कि यदि वैसी परिस्थिति आई कि स्थानीय युवाओं को नहीं मिला, स्थानीयों को नहीं मिला, पहाड़ी को मिला, तो विपरीत में यानी विपक्ष में भी वोटिंग कर देंगे। यही सवाल बराबर बोचहा में भी रहा, जबकि कई स्वर्ण नेताओं बोचहा में कैंप किए हुए थे, स्वर्ण बहुल इलाकों में गए, लेकिन अंततः परिणाम भाजपा के विपरीत हुई। तो कुढ़नी का जो कहा जाए तो कुढ़नी काफी टफ होते जा रहा है दोनों पक्ष के लिए, बीजेपी हो या महागठबंधन हो, क्योंकि महागठबंधन के में भी ओवैसी की जिस तरीके से मुस्लिम बहुल इलाके में उपस्थिति हो चुकी है। कई एक युवा कल मिले जिन्होंने कहा कि हम उनके प्रचार करते हैं, उनके पार्टी से जुड़े हुए, तो ऐसे में मुस्लिम बहुल वोट में भी टकराव निश्चित रूप से दिख रहा है। यदि ओवैसी ने सही प्रत्याशी का चयन कर दिया तो मुश्किल महागठबंधन की भी बढ़ जाएगी। वहीं वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी पर भी डिपेंड करता है कि वीआईपी पार्टी से कौन प्रत्याशी आते हैं, बीजेपी के कौन प्रत्याशी आते हैं, उसी पर डिपेंड करेगा। और मुकाबला काफी दिलचस्प होते जा रहा है और टफ होते जा रहा है पार्टियों के लिए। इतना टफ है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, अभी तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं कर पाई। तो ऐसे में कुढ़नी चुनाव काफी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आरजेडी के जो अनिल सहनी थे, जिनके सत्ता रद्द होने के बाद यहाँ चुनाव हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यदि उनकी पत्नी आ जाती है तो सिंपैथी है, क्योंकि उनको लेकर के भी क्षेत्र में काफी नाराजगी थी, क्षेत्र में कम आते जाते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए, खास करके जो प्रमुख दल है, बीजेपी हो या आरजेडी हो, तो उनके लिए मुश्किल कम नहीं होती रही, क्योंकि जो उनके अलायंस थे पूर्व में, जो उनके अलायंस थे वो विक्राम है। जैसे मुस्लिम वोट आरजेडी का कोर वोट कहा जाता है, एमवाई समीकरण पर ही आरजेडी की सरकार बनती थी। तो ऐसे में यदि इस तरीके का ओवैसी की एंट्री हो जाती है जिस तरीके से गोपालगंज में हुई है, तो वह काफी मुश्किल बढ़ा सकती है आरजेडी को। मुकेश सहनी बोचहा वाली हाल कर देंगे, यदि कुढ़नी में कैंप कर जाएंगे, प्रत्याशी खड़ा कर देंगे और सही प्रत्याशी का चयन कर देंगे। इस तरीके से बोचहा में उन्होंने पूर्व मंत्री के बेटी को उतार दिया था, तो उस तरीके से सटीक प्रत्याशी उतार देते हैं तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों गठबंधन की कहा जाए तो मुश्किल बढ़ती हुई दिख रही है। अब प्रत्याशी चयन पर ही डिपेंड करेगा किस पार्टी से कौन प्रत्याशी आता है और क्षेत्र में उनकी किस तरीके का पकड़ है। वहीं वोट बैंक की बात करें तो करीब 3 लाख के करीब यहाँ मतदाता है, जिसमें मुस्लिम, यादव, भूमिहार, सहनी और कोयरी कुर्मी जो नीतीश कुमार की पार्टी कही जाती है समर्थक, तो उन लोगों के साथ भी और वैश्य, तो इन लोगों पर निर्णायक भूमिका होगी कि आखिर इस समीकरण, जातीय समीकरण को साधते हुए कौन ऐसा प्रत्याशी है जो जीत हासिल करे। तो काफी चुनावी मुकाबला जो है वो जबरदस्त होता दिख रहा है। जी हर्षिता। जी बिल्कुल मणिभूषण जी, अलग अलग तरह के फैक्टर जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन कुढ़नी का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा रोचक होता जा रहा है। आप अपनी नजर बनाए रखें और लगातार हम तक जो अपडेट्स हैं वो पहुंचाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी विजय शंकर सर आपसे भी और राजीव सर आपसे भी, कि पिछले 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, गोपालगंज और मोकामा, उसके जो परिणाम सामने आए, अगर हम बात करें इनके परिणाम का, तो इन दोनों सीटों के परिणाम का कितना असर कुढ़नी में देखने को मिलेगा? देखिए, दोनों सीटों पर अगर परिणाम को अगर समीक्षा करके अगर देखते हैं, सोचते हैं, तो निश्चित रूप से इससे दलों को सबक लेना है।
मतदाता उस पे नहीं जा पाएंगे। दलों को सबक लेना है कि आखिर हमने जैसा किया, हमको इतना वोट कैसे मिला और कैसे वोट मेरा कटा है। जो महागठबंधन के कैंडिडेट थे वो बिल्कुल टफ फाइट में चले गए थे मोकामा सीट पे, जबकि अनंत सिंह की एक जबरदस्त मजबूती वहां पहले से चर्चा में भी थी और थी। लेकिन बावजूद इसके वोटिंग के बाद ये महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे, अनंत सिंह के जो कैंडिडेट थे, वो समझ रहे थे कि मैं काफी संकट में हूं और मार्जिन भी सचमुच में इतना कम था जिससे जीत हार में किसको जीत मिलेगी, किसको हार मिलेगी, अगर थोड़ा सा भी वोट कटने में अगर इधर से उधर होता तो निश्चित रूप से भाजपा के खाते में सीट जाती, जैसा कि वहां पहले आपके रिपोर्टर बोल भी रहे थे। तो परिस्थितियां भाजपा के लिए वहां बिल्कुल पॉजिटिव हो गई थी मोकामा में भी। उसी तरह अगर देखा जाए तो उलट रिजल्ट गोपालगंज में भी आया। गोपालगंज में महागठबंधन के कैंडिडेट के लिए काफी कुछ बदलाव किया गया था, यहां तक कि महागठबंधन के कैंडिडेट को जीतने के लिए वैश्य समुदाय के कैंडिडेट दे दिए गए, जो भाजपा का कैडर वोट माना जाता है। तो उसको काटने के लिए काफी रणनीति तरीके से वहां गोपालगंज की सीट पे लड़ा गया चुनाव। लेकिन क्या है, वहां के जो कैंडिडेट थे वो सीट नहीं निकाल पाए, जबकि ब्राह्मण के वोट भी महागठबंधन ने लेने में सफलता हासिल की। करीब 30% ब्राह्मण के वोट भी गोपालगंज में महागठबंधन के उम्मीदवार को मिले। वो कैसे मिले ये अंदर की बात है और इसको बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो गोपालगंज सीट में ब्राह्मण के वोट मिल गए। तो जो ब्राह्मण के वोट भाजपा के वोट थे, तो एक तरह से देखा जाए तो दलों को यह समीक्षा करनी होगी कि इन दोनों सीटों पर हमारा क्या रहा और हमको किनका वोट मिला और किनका वोट नहीं मिला। और पिछले जो चुनाव थे, बोचहा के चुनाव, उसको भी असेसमेंट में रखना पड़ेगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर का ही वो भी एक क्षेत्र है बोचहा, और फिर मुजफ्फरपुर का ही क्षेत्र कुढ़नी में चुनाव हो रहे हैं। तो दलों को यह समीक्षा करनी पड़ेगी कि हम कैंडिडेट कैसा दें और कैसा कैंडिडेट का चयन करें, और जिसमें हमारा जातीय समीकरण भी साधने में हमको सफलता मिल जाए और फिर हम चुनाव निकाल लें। ये दलों को सोचना है। वोटर्स तो निश्चित रूप से वोटर्स पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। इन दोनों उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो वोटर पे नहीं इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वोटर्स तो ये जरूर कह रही है कि हमको काम नहीं हुआ और हमारे जो विधायक थे उन्होंने काम नहीं किया। स्थानीय विधायक अगर हम चुन के भेजेंगे तो निश्चित रूप से उन तक हम बात पहुंचेगी और वो यहाँ काम भी करेंगे। यहाँ तक तो एक वोटर्स ने आरोप लगा दिया कि जो विधायक है उनको बाउंड्री तक पता नहीं कि विधानसभा क्षेत्र कहाँ है। जी बिल्कुल, बड़ी बात है जी। यही एक वजह भी है कि आते हुए अब कोई ना कोई अपना स्थानीय नेता एक डिमांड का है, उनकी एक जो बड़ा मुद्दा जो है ये बन गया है। राजीव जी, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि देखिए पिछला जो चुनाव हुआ था मोकामा में और गोपालगंज में, तो इसमें दोनों दलों को सीखने की जरूरत है। देखिए दोनों दलों का जो जीत का जो अंतर था, कहाँ 35-40 हजार वोट से जीत रहे थे, अभी गोपालगंज में 2000 वोट से जीते और वहां पे 15-16 हजार वोट से जीते। तो कहीं ना कहीं दोनों ने प्रयास किया था और दोनों को उसे सीखने की जरूरत है। जहां तक देखिए मैं कुढ़नी की विधानसभा सीट की, देखिए ये मुजफ्फरपुर उसमें आता है, और जो मुकेश सहनी है वो जो खुद को सन ऑफ मल्ला कहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो कैप्टन जनरल निषाद थे वहां पे बड़े नेता थे, उनके बाद जो है एक जो गैप हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जो मुजफ्फरपुर को केंद्र बना के वहां पे जो है सन ऑफ मल्ला वो चाहेंगे कि वो जो बड़ी जो छवि बने वहां के वो सर्वमान नेता हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपनी दावेदारी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपकी डिबेट में काफी बार आया था और मैं बार बार डिबेट के दौरान मैं कहता था पिछले विधानसभा उपचुनाव में कि देखिए मोकामा में आनंद सिंह जीतेंगे, और अपने व्यक्तिगत आकलन से आधार पे मैंने कई बार मैं आपकी डिबेट में कहता था, और गोपालगंज भाजपा जीतेगी। वैसे ही अभी जो मेरा व्यक्तिगत जो आकलन में जो देख पा रहा हूँ, अभी तो खैर कहना जल्दी होगा, लेकिन फिर भी जो मैं भविष्य जो मैं देख पा रहा हूँ या मुझे जो लग रहा है कि वहां से जो है प्रत्याशी जेडीयू की तरफ से घोषित होगी मनोज कुशवाहा जी, जो स्थानीय भी हैं, जो बार बार स्थानीय और बाहरी का मुद्दा हो रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इफ इन बट कई बार जो है कि अंततः जो जीत है कहीं ना कहीं मुझे लगता है जदयू के मनोज कुशवाहा जी की हो सकती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत आकलन है। तो इस हिसाब में है कि दोनों को बराबरी में अभी तक तो बराबर है, प्रत्याशी घोषणा होने दीजिए। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है कि जदयू की तरफ से मनोज कुशवाहा जी वहां पे स्थानीय भी हैं,
उनको उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर दोनों ने अपने वोट बैंक को बांध लिया, समेट लिया, तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है उसी के जेडीयू की विजय वहां पे हो सकती है। जी बिल्कुल। के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो लगातार जो भी बिहार तक पर जितने भी विश्लेषण किए जा रहे हैं, वो चाहे गोपालगंज सीट को लेकर के हो या फिर मोकामा सीट को लेकर के हो, जितने भी लोगों से बातचीत हो रही है, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ, सीनियर जर्नलिस्ट जो भी विश्लेषण आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देखिए कि वो बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। और अब गोपालगंज मोकामा के बाद अब देखिए कि मुजफ्फरपुर की जो सीट है कुढ़नी, उस पर दाव लगने वाला है। किसकी साख सबसे ज्यादा दाव पर लगी हुई है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी वहां से अपडेट्स है वो हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। कल नॉमिनेशन का दिन है, लेकिन आप देखिए कि अब तक कोई भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो है मुख्य रूप से उसकी घोषणा नहीं की है, जिसको लेकर के चुनाव जो है वो काफी ज्यादा रोचक बनते जा रहा है। अलग अलग फैक्टर जो है वो कुंडली में जुड़ते जा रहे हैं। चुनाव दिन पे दिन काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तो जो भी अपडेट्स है बिहार तक आप तक पहुंचाता रहेगा। आप बने रहे बिहार तक के साथ। धन्यवाद।